दुश्मनों को सीधी वार्निंग, कहा ऐसा हमला होगा जो भूल नहीं पाओगे। हुथीज के सुप्रीम लीडर की खुली धमकी, सऊदी अरब और यूएई से कहा अब फैसला कर लो। यमन में अमेरिका की बमबारी, हवाओं से आई मौत। हमास ने किया इसराइल पर कई महीनों बाद सबसे बड़ा रॉकेट अटैक, आयरन डोम फिर हुआ फेल। गजा के 6 लाख बच्चे हो सकते हैं जिस्म से माजूर, खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा। और लेबनान में फिर हुआ जानलेवा हमला। उधर सीरिया में 100 केमिकल वेपन साइट्स की तलाश, तो तुर्की में एर्दोगान को मुश्किल में डालने वाली कैंपेन शुरू। सवाल खैर, माजरत कि देर से आया। बढ़ते आगे। ईरान पर हमले की चर्चा तेज है। इस बीच ईरान के टॉप जनरल ने एक बड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी हमले का सख्त जवाब देगा। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकेरी ने कहा है कि अगर किसी ने भी ईरान के बॉर्डर्स पर या उसके इंटरेस्ट की जरा सी भी खिलाफ वर्जी की तो ईरान ऐसा सख्त जवाब देगा कि दुश्मन अपना कदम उठाने पर पछताएंगे, सोचेंगे कि हमने ऐसा किया ही क्यों। इतवार को सीनियर मिलिट्री अफसरों के साथ एक मीटिंग में जनरल बाकेरी ने कहा कि ईरान ने पहले ऐसे डिटेल्ड प्लान पहले से ही बना रखे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पावर का सैलाब, हमारी ताकत का सैलाब दुश्मनों को फौरन बहा ले जाएगा। बस रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह खामेनी का हुक्म मिलने का इंतजार है, देर है। जनरल बाकेरी ने दुश्मनों को वार्निंग दी कि ईरान का जवाब सख्त होगा और ऐसा होगा जिससे मिलने वाला नुकसान कभी भरा नहीं जा सकेगा। ईरान से ही एक और खबर है। ईरान ने कहा है कि यूरोप गलत साइड पर खड़ा है, वो इसराइल को खुश करके हिस्ट्री के खिलाफ जा रहा है। हेडलाइंस यही कहती है। खबर क्या कहती है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि यूरोप इस वक्त हिस्ट्री के गलत साइड पर खड़ा है क्योंकि वो इसराइल को खुश करने में लगा हुआ है। ये बात कभी अच्छे तौर पर नहीं लिखी जाएगी। उनका कहना था कि यूरोप रूल ऑफ लॉ को इग्नोर कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। इस्माइल बागई ने यह बात अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। उनका यह बयान नेतन्याहू के हंगरी के ऑफिशियल दौरे के बाद आया है, जबकि नेतन्याहू के ऊपर गजा में वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इल्जाम में आईसीसी का वारंट कटा हुआ है, आईसीसी से वारंट निकला हुआ है। क्या कहा था हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने, हमने आपको बताया था। वो फाउंडिंग मेंबर था आईसीसी का, हंगरी, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि बेंजामिन नेतन्याहू का लाल कालीन पर इस्तकबाल करना है और इसके लिए हम आईसीसी की मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं। इस पर यह बयान आया है। अब बात यमन की। यमन के हुथीज जो हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ने अरब ममालिक को सख्त वार्निंग दी है। सैयद अब्दुल मलिक अल हुथी, ये सुप्रीम लीडर हैं अंसर अल्लाह मूवमेंट के, हुथीज के। इन्होंने एक बार फिर साफ और दो टूक अल्फाज में पड़ोसी ममालिक खासकर सऊदी अरेबिया और यूएई के हुक्मरानों को वार्निंग दी है कि वो अमेरिका के यमन पर हमलों में शामिल ना हो, साथ ना दें, कोई फर्ज अदा ना करें अपना दोस्ती का। अपने एक अहम खिताब में अब्दुल मलिक अल हुथी ने सऊदी अरेबिया और यूएई को साफ पैगाम दिया कि यमन की जंग सिर्फ इसराइल और अमेरिका के खिलाफ है और किसी और मुल्क के खिलाफ है ही नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं। हुथी लीडर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर यमन के खिलाफ काम करना इसराइल का साथ देने के बराबर है और हम ऐसा मानेंगे। सना की फॉरेन मिनिस्ट्री के एम्बेसडर हैं अब्दुल्ला अल साबरी, उन्होंने भी ये वजाहत की कि हुथीज के सुप्रीम लीडर की वार्निंग सऊदी अरब या अमेरिकी हुक्मरानों को किसी भी अमेरिकन एग्रेशन में मदद देने के इरादों को पहले से ही रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर कोई फिर भी ऐसा करता है, अमेरिका की मदद करता है, तो उसके नतीजे बहुत सख्त होंगे। यानी ये अरब ममालिक को सीधी धमकी है कि बच्चों समझ लेना, ज़्यादा तुमने जय वीरू खेला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उनका ये भी कहना था कि यमन पर हमला करना मतलब ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करना है और अगर किसी ने सीधा हिस्सा लिया तो यमन का जवाब बेरहम होगा। अब इन्होंने तो धमकी दे दी। अरब ममालिक अगर मदद करने पर आए सऊदी अरब और यूएई अमेरिका की, तो यमन के हुथीस क्या कर लेंगे? उन्हें एक और मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ेगी। जबकि अभी 2 रोज पहले ही सऊदी अरब ने भी, आई थिंक कतर ने भी ये बात कही, कुवैत ने, कतर नहीं,
کہ ہم اپنی زمین کا استعمال کسی اور ملک پر حملہ ہونے کے لیے نہیں کرنے دیں گے. اور یہ بات پزشکیان سے کہی ایرانی پریزیڈنٹ, تو وہ بات تو یمن پر بھی لاگو ہوتی. خیر پھر بھی یمن کی دھمکی تھی, وہ آپ کو بتا دیا. یمن کی حوثیز کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تازہ ایئر اسٹرائک نے سنا میں کم از کم 4 لوگوں کی جان لے لی ہے. یہ حوثیز اور یمن سے ریلیٹڈ دوسری خبر ہے. حوثی اتھارٹیز کے مطابق اتوار کو یمن کے جو انصار اللہ موومنٹ کے کنٹرول والے علاقوں کی دارالحکومت ہے سنا, وہاں پر امریکن ایئر اسٹرائکس نے گھر کو نشانہ بنایا, جس میں 4 لوگ ہلاک ہوئے, 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. المسیرہ ٹی وی یا المسیرہ نیٹورک, میڈیا نیٹورک, یہ حوثیز کا سیٹلائٹ نیوز چینل اور میڈیا ہاؤس ہے, ویب سائٹ وغیرہ. انہوں نے ایک ایسی فوٹیج بھی دکھائی جو ہم آپ کو نہیں دکھا رہے, جس میں ایک 2 منزلہ عمارت کو گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. یہ اسٹرائک اسی گھر پر ہوئی تھی, یہ بتایا گیا. ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اب تک امریکہ حوثیز کے کنٹرول والے علاقے پر 200 سے زیادہ اسٹرائکس کر چکا ہے, یعنی 200 سے زیادہ بار حملہ کر چکا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 0 ہے لگ بھگ. ہم نے پرسوں آپ کو رپورٹ دکھائی تھی, خود یہ مانا گیا امریکی اخباروں میں کہ $1 بلین کے قریب خرچہ پہنچ رہا ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہوا, حاصل کچھ نہیں ہوا. مطلب نہ پرومیننٹ چہرے ختم کر پایا امریکہ اور نہ کوئی بڑا نقصان حوثیز کا کر پایا. یہ امریکی اخبار کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد ملا کیا. بڑھتے آگے. اسرائیل کی چینل 12 نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی منسٹری آف ڈیفنس کے ری ہیبلیٹیشن ڈویژن نے جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 16,500 زخمی فوجیوں اور آفیسرز کا علاج کیا ہے. ری ہیبلیٹیشن سینٹر ایک کی بات ہو رہی ہے. چینل نے اسرائیلی منسٹری آف سیکیورٹی کے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیلی آرمی کے 7,300 فوجی اور افسر ایسے ہیں جو علاج لے رہے ہیں اب بھی, اور انہیں ذہنی دباؤ اور سائیکولوجیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی سلسلے میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے فارمر چیف یعقوب ناگل نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیلی آرمی میں مین پاور کا ایک بڑا کرائسس ہے, یعنی کہ لڑنے والے بندوں کا ٹوٹا ہے, بھرتی میں لوگ زیادہ شامل نہیں ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کرائسس 7 اکتوبر 2023 سے پہلے بھی تھا, لیکن اس کے بعد یہ اور زیادہ سیریس ہو گیا ہے. ناگل نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کرائسس صرف کانسکرپٹس اور ریزرو سروس تک محدود نہیں ہے, بلکہ پرماننٹ فوجی جو ہوتے ہیں, پرماننٹ سروس مین جو ہوتے ہیں, وہاں بھی یہ کمزوری نظر آ رہی ہے. مین پاور کی کمی وہاں بھی ہے. اب غزہ کی خبر لیتے ہیں. اسرائیل نے غزہ پر نئے اٹیکس کیے ہیں. ناصر ہاسپٹل کے پاس جرنلسٹ کے ٹینٹس تھے, خیمے تھے, ان پر بمباری کی گئی. جرنلسٹ کے 2 لوگ شہید ہو گئے, 7 لوگ زخمی ہو گئے, باقی کی تعداد الگ ہے. اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر انٹینس بامبنگ کی ہے. خان یونس کے ناصر اسپتال کے پاس جرنلسٹ کے ٹینٹس کو نشانہ بنایا گیا. 2 لوگ شہید, 7 لوگ زخمی, برے حال ہیں. اور میں کیا بتاؤں, آپ سمجھیے کہ یہ نئے حملے اس وقت ہوئے جب اسرائیل کی ملٹری نے کل 50 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا اور سینٹرل دیر البلح کے 5 علاقوں کے لوگوں کو گھر چھوڑ کر بھاگ جانے کا حکم دیا. یہ جو حملہ ہوا جرنلسٹ کے ٹینٹ میں, اس میں سب سے افسوسناک منظر وہ تھا جب جرنلسٹ احمد منصور کو لوگوں نے آگ میں زندہ جلتے ہوئے دیکھا. میں نے وہ ویڈیو دیکھا, بس میں کیا بتاؤں. یہ سب کچھ ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک کے بعد ہوا جو کل رات جان بوجھ کر جرنلسٹ کے ٹینٹ پر کی گئی تھی. یہی جرنلسٹ IDF کے وار کرائمز کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, اسی لیے یہ نشانے پر ہیں, ورنہ جرنلسٹ کے ٹینٹ پر حملہ کرنے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. یہ وہ جرنلسٹ ہے جو شہید ہوا. ہم اس کے پاس جو دوسری ان کی تصویر ہے جو ان کی آخری تھی وہ اسے بلر کر رہے ہیں. بس آپ ان کا کلیئر فوٹو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کون جرنلسٹ اب اس حملے کے بعد دنیا میں نہیں رہا. اچھا, حماس نے بھی اسرائیل پر بڑا راکٹ حملہ کیا ہے. 10 راکٹس داغے ہیں, 1 شخص زخمی ہوا ہے. پہلے یہ بتا دوں, اتوار رات حماس نے ساؤتھ اسرائیل پر 10 راکٹ فائر کیے, جو کہ پچھلے کچھ مہینوں میں حماس کی طرف سے کیا گیا سب سے بڑا راکٹ حملہ تھا. کئی مہینوں میں ابھی تک ایک ساتھ 10 راکٹ حماس نے نہیں داغے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کیا کہا, ان کے مطابق 10 میں سے 5 راکٹ کو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کر لیا, بیچ رستے میں گرا دیا روک کر. لیکن باقی جو 5 بچے تھے ان میں سے کم از کم 1 راکٹ ایشکلون شہر میں گرا جہاں نقصان ہوا. یعنی اگر دیکھا جائے تو حماس کے 5 راکٹس کو
रोकने में इसराइल का आयरन डोम एक बार फिर से नाकाम हो गया। इस हमले में एक 30 साल का आदमी, एक 30 साल का सेटलर हल्का जख्मी हुआ है। उसे रॉकेट के शार्पनर्स लगे हैं। जितनी खबर थी, जितनी सच्चाई थी बता दी। मुझे नहीं पता आपने कहीं भारी तबाही, सब कुछ तबाह, इतने लोग मारे गए देखा हो, आई डोंट नो। मैं खबर के साथ रहता हूँ, दुनिया भर के अखबारों में यही है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से खबर दे देता हूँ, ज़रा इसे गौर से सुनिएगा, चौंकिएगा। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी है कि 6 लाख से ज़्यादा बच्चे गजा में परमानेंटली फालिज का शिकार हो सकते हैं, हाथ और पैर से माजूर हो सकते हैं अगर उन्हें वैक्सीन न मिली तो। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि गजा में कम से कम 6,02,000 बच्चे पोलियो और दूसरी सीरियस बीमारियों की वजह से परमानेंटली फालिज यानी पैरालिसिस और क्रोनिक डिसेबिलिटीज का शिकार हो सकते हैं। अगर उन्हें जल्द वैक्सीन ना मिली तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में गजा की मिनिस्ट्री ने कहा कि इसराइल गजा स्ट्रिप में पोलियो वैक्सीन के दाखिल होने से पोलियो वैक्सीन को रोक रहा है। ये एक टाइम बम बन चुका है, टाइम बम जो किसी भी वक्त एपिडेमिक यानी वबाई बीमारी को फैला सकता है। गजा से एक और खबर है। गजा के मीडिया ऑफिस ने ये बताया है कि पिछले 20 दिनों में इस्राएली फौज के हाथों गजा में 490 मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। गजा की मीडिया ऑफिस ने बताया कि 20 दिनों के अंदर इजरायली फोर्सेस ने 490 फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इजराइल जानबूझकर और एक सोची समझी पॉलिसी के तहत फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बना रहा है और ये सब गजा में जारी जंग के दौरान खुलेआम हो रहा है। दुनिया देख रही है, दुनिया बस देख रही है। गजा का मुस्तकबिल ख़त्म किया जा रहा है। 2-3 खबरें जल्दी जल्दी आपको बता दें। पहली तो ये है कि लेबनान में फिर से एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने, और इस स्ट्राइक में 2 लोग मारे गए हैं। इसराइली स्ट्राइक साउथ में हुई है। लेबनान की मिनिस्ट्री ने इस बारे में बताया है और ये कहा है कि लगातार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी है और इसराइल का यही कहना होता है कि हिजबुल्लाह के लोग थे, हमने उन्हें टारगेट किया, जबकि आम सिविलियंस भी होते हैं जो शहीद होते हैं इसराइली एयर स्ट्राइक्स में। रशिया टुडे की एक पोस्ट है जिसमें लिखा गया, खबर भी यही है कि एर्दोगान के जो सबसे बड़े राइवल हैं, सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं, उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है पूरे तुर्की में कि बहुत वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जाए। यानी आवाम को ये टटोलने की कोशिश हो रही है कि क्या वो इस गवर्नमेंट से उकता चुकी है। ओज़गुर ओज़ेल हैं, हेड हैं तुर्की की CHP पार्टी के। इन्होंने पूरे मुल्क में सिग्नेचर कैंपेन सबसे दस्तखत लेके कि हाँ आप इस हक में हैं कि इलेक्शन पहले करवाए जाएं, ये कैंपेन शुरू की है जो एर्दोगान के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, जिससे पता चल जाएगा अगर इसके लिए ज़्यादा वोट आए या ज़्यादा सिग्नेचर्स आए तो पता चल जाएगा कि तुर्की में अब एर्दोगान का पॉलिटिकल फ्यूचर हल्के हल्के ख़त्म हो रहा है। 100 से ज़्यादा केमिकल वेपन साइट्स हैं सीरिया में, ये मानना है OPCW का, और उनके साथ मिलकर अहमद अल-शरा की हुकूमत अब काम कर रही है। चूँकि ये साइट्स बताई जा रही हैं कि बशर अल-असद के वक्त की हैं, जब उन्होंने बड़ी तादाद में बड़े लेवल पर केमिकल वेपन बनाए अपने ही लोगों को मारने के लिए और अपने दुश्मनों को मारने के लिए, ये उन पर इल्ज़ाम है। तो OPCW जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है। इन्होंने कहा है कि अब भी 100 साइट्स हैं, 100 जगह ज़ख़ीरे हैं केमिकल वेपन के, हमें उन्हें ढूंढ कर ख़त्म करना है। फ़िलहाल हम ये बुलेटिन ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।